नाज़रीन आदाब। राज्यसभा इंतखाबात को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। खबर दोपहर में आज हम इसी पर बात करेंगे। राज्यसभा इंतखाबात से पहले शिवसेना के अरकान असेंबली को मुंबई के मलाड में वाक़ होटल द रिट्रीट में मुंतकिल कर दिया गया। दरअसल महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने शिवसेना और कुछ आज़ाद अरकान असेंबली के साथ वर्षा बंगले में मीटिंग की। मीटिंग में संजय राउत, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई भी मौजूद थे। कल रात मीटिंग के बाद तमाम एमएलएज को एक बस में होटल रिट्रीट लाया गया। आज शाम उद्धव ठाकरे कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, आज़ाद और महाविकास आघाड़ी के छोटी पार्टियों के एमएलएज के साथ मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और नाना पटोले शिरकत करेंगे। मीटिंग के बाद महाविकास आघाड़ी के तमाम एमएलएज को होटल में एक साथ रखा जाएगा। शिवसेना ने दावा किया है कि कल की मीटिंग में 65 एमएलए पहुंचे थे, जिनमें से 55 शिवसेना एमएलए और 10 आज़ाद एमएलए बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी और दीगर छोटी पार्टियों ने भी मीटिंग में शिरकत नहीं की, जो शिवसेना के लिए तशवीशनाक है। मीटिंग के बाद आज़ाद और शिवसेना एमएलए ने कहा कि महाविकास आघाड़ी और शिवसेना का ही उम्मीदवार जीतेगा। हिकमत अमली के तहत इन्हें होटल मुंतकिल किया जा रहा है। ऐसा है, ये जो यहाँ जो हवा कोई बना रहा है ना, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बहुत कम जानकारी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 4 उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं और 4 ही उम्मीदवार जीत कर आएंगे, उसमें से 2 शिवसेना के। लेकिन जो निर्दलीय लोग नाराज हैं, जैसे कोई निर्दलीय नाराज नहीं है। हमारे मेरे बाजू में एकनाथ शिंदे साहब बैठे हैं, उनका ज़्यादा संबंध है। निर्दलीय जो हमारे विधायक है नाराज है। अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले जो लोग हैं वो भी नाराज हैं और हम वोट करने वाले हैं, तो क्या आप विश्वास रखेंगे? ये बात होती है हर चुनाव में, चाहे विधान परिषद हो चाहे राज्यसभा। इस प्रकार की बातें लोग सामने लाते हैं। 10 तारीख को उसका फैसला हो जाएगा कौन किसके साथ। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े खास मेहमान अली दारूवाला हैं, जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं। इसके अलावा आनंद दुबे हैं, जो शिवसेना लीडर हैं। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। वसीम, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि काफ़ी साल के बाद राज्यसभा के इंतखाब हो रहे हैं महाराष्ट्र में। अभी तक तो बगैर इलेक्शन के लोग मुंतखब होते रहे, लेकिन इस बार ऐसी नौबत आई है कि इलेक्शन हो रहा है। तो किस तरह का माहौल देख रहे हैं रियासत में? देखिए, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के अनाउंसमेंट हुए हैं उसके बाद एक अलग ही माहौल की राजनीति साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। खास करके सरकार और अपोजिशन के बीच में साफ तौर पे ये लड़ाई जो है अस्तित्व की लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है, साफ तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से उनके मंत्रिमंडल का एक दल जरूर गया था बीजेपी की तरफ से चर्चा करने के लिए। उनसे गुजारिश भी की थी कि इस बार नामांकन वो वापस ले और बिन विरोध चुनाव हो, और इसके बदले वो एमएलसी की एक जो सीट, जो 20 तारीख को चुनाव होने वाले 10 विधान परिषद की सीटें, उन सीटों में से एक सीट वो बढ़ा के देने के लिए तैयार है। लेकिन यही सेम ऑफर बीजेपी ने भी महाविकास आघाड़ी सरकार के प्रतिनिधि मंडल को दे दिया था। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त नंबर हैं और इसके बाद वो इस बार की जो राज्यसभा चुनाव है उनकी जो सीटें हैं वो बरकरार है। क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी 3 सीटें थी और उन 3 सीटों पर हमने अपने उम्मीदवारों को जिताया है। तो वहीं पर महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो उनके पास नंबर्स हैं, खास करके जो सरकार को समर्थन मिला है, अब तक 159 उम्मीदवार, 159 नंबर्स उनके पास हैं, जो उनके लिए काफ़ी है 3-4 सीटों को निकालने के लिए। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में सबसे अहम भूमिका होगी खास करके अपक्ष की, इंडिपेंडेंट्स की, जो यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को इस बात का भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या एमआईएम, अब तक किसी भी तरीके से इनकी भूमिका साफ नहीं हो पाई है। इनके 4 विधायक चुनकर आते हैं, जो ये 4 वोट है काफ़ी अहम नजर आ रहे हैं। 8 विधायकों का समर्थन का दावा महाविकास आघाड़ी की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। साथ में जिस तरह से उनके नंबर्स हैं, उन सारी चीज़ों की अगर बात करें तो शिवसेना के पास 55 है और एनसीपी का 53 और बाकायदा कांग्रेस का 44 सीटें हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, साथ में बहुजन विकास आघाड़ी के 3 नंबर्स हैं। साथ ही देखा गया है कि
प्रहार जो उनके साथ सरकार में है उसके 2 नंबर से और शेतकरी संगठन के 1। तो ये सारे जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जीत उनकी पक्की है। दावे दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी डर सता रहा है कि जो उनके विधायक है कहीं फूट ना जाए। यही वजह है कि शिवसेना के जो बड़े नेता है उन्होंने एक दिन प्लानिंग की और जो भी उनके विधायक है उन्हें होटल रिट्रीट में शिफ्ट किया गया। आज शाम करीब 6 बजे शरद पवार, सीएम उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खड़गे ये सारे बड़े नेताओं की एक बैठक होने वाली है। किस तरह से एक रणनीति तय की जाएगी। साथ ही इस चुनाव में देखा जाए तो एक जो टेक्निकल फॉल्ट ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि एक एक वोट काफी कीमती है। तो विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है किस तरह से वोटिंग करना है। जो कांग्रेस के सारे विधायक उन्हें ट्राइडेंट होटल में रखा गया है। हो सकता है ये सारे विधायकों को एक साथ एक होटल में रखने की तैयारियां। चलिए बिल्कुल, वसीम बने रहिए हमारे साथ। अली दारूवाला और आनंद दुबे दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या खौफ है? अभी तक हम देख रहे थे कि जब एमएलए के इलेक्शन होते थे, सीएम के लिए वोटिंग हुआ करती थी, तो वहां पे इस तरह का माहौल देखने को मिलता था कि कितने एमएलए किसके साथ है, कितने एमएलए किसके साथ है, इनको इस होटल में शिफ्ट किया जाए, इनको इस होटल में शिफ्ट किया जाए। राज्यसभा के चुनाव के लिए इस तरह का माहौल पहली बार देखने को मिल रहा है। आजम जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, पहले तो यह चुनाव ऐसा होता है कि इसमें गुप्त मतदान नहीं होता, इसमें ओपन वोटिंग होती है, दिखाकर आपको वोट करना होता है। तो कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो डर किस बात का? होटल सबको एक जगह होटल में क्यों शिफ्ट कर दिया? मैं बता रहा हूँ, उस पर ही आ रहा हूँ। देखिए, जब कोई ऐसे बड़े चुनाव होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति मतलब एक एक वोट की वैल्यू होती है, तो ऐसे चुनाव में अमूमन देखा गया है कि विधायक जो चुनकर आते हैं उसमें बहुत सारे विधायक पहली बार भी चुन के आए हुए हैं। तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आपको ऐसे ही वोट देना है, आपका एक बार रिहर्सल ऐसे कराया जाएगा, आपको बहुत सारी टेक्निकल इश्यू पर चर्चा की जाएगी। तो सभी विधायकों को एक जगह रखा जाता है ताकि गांव खेड़े के जो विधायक हैं, कोई कोल्हापुर, कोई उस्मानाबाद, कोई चंद्रपुर, गढ़चिरौली से आ नहीं पाते, तो उनको 2 दिन 3 दिन पहले बुला लिया जाता है कि भाई किसी कारणवश आप नहीं आ पाए तो आपका एक वोट खराब हो जाएगा। तो जब इकट्ठे लोगों को बुलाते हैं तो इतनी बड़ी संख्या को आप रखेंगे कहाँ? किसी धर्मशाला में तो रखेंगे नहीं। आप किसी अच्छे बड़े होटल में इनको रखना चाहेंगे कि ताकि उनको अच्छे से आप ट्रेनिंग दे सकें, आप उनका मार्गदर्शन कर सकें और भी जो भी उनको टेक्निकल इश्यूज पर बात करनी हो कर सके। तो इस पर ये कहना कि डरे हुए हैं, अच्छा ये कौन नहीं कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही? उन्होंने ताज का जो प्रेसिडेंट होटल है वो बुक कर लिया है। कांग्रेस जो है उन्होंने अपने होटल बुक किए हैं, एनसीपी ने अपने होटल बुक किए हैं। तो एक प्रक्रिया है कि आप अपने अपने विधायकों को 1-2-3 दिन आप उनको एक साथ गेट टुगेदर करवाएं और आप उनको समझाएं कि नहीं भाई एक एक वोट की वैल्यू है, इस एक सीट आपके वोट से एक राज्यसभा का हमारा उम्मीदवार दिल्ली जा सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया को करते हुए सभी दल इसमें जा रहे हैं। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले शिवसेना ने अपने होटल बुक किए, अपने बसें से अपने एमएलए को पहुंचाया, सारी मीडिया शिवसेना का दिखा रही है। लेकिन अभी मैंने टीवी पर देखा। बिल्कुल, अली दारूवाला, बिल्कुल आनंद जी, अली दारूवाला भी हमारे साथ मौजूद है। अली दारूवाला, कहां पे रखे अपने एमएलए को आप लोगों ने? बीजेपी ने कहां रखे? बिल्कुल आजम जी, मैं आपसे ये माध्यम से एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ। वहां पर हमारे जो पैनलिस्ट है अंसारी जी, उन्होंने आपसे दोनों होटल के नाम बताए, ट्राइडेंट और रिट्रीट। अगर बीजेपी ने हमारे एमएलए को किधर अगर रखा है तो उसका नाम भी आपके सामने जरूर सामने आ जाएगा। एनीवे, मुझे ये एकदम घटिया बात नहीं करना है। हम लोग ये करते नहीं, हम लोग ये करने में विश्वास रखते नहीं। अके इंडिया में सबको मालूम है सिर्फ 2 राज्यों में एमएलए को ले जाकर एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में रखा गया, दैट इज महाराष्ट्र और सेकंड राजस्थान। ये यहाँ पर ऐसा क्यों करते, इसका जवाब शायद ही दे सकेंगे। ये बता रहे ट्रेनिंग देना है, वो गाँव खेड़े यानी कि दूर दराज से आते हैं, बेचारों को वोटिंग आता नहीं है, बहुत ही बेचारे नहीं क्या नादान लोग हैं, कोई बात नहीं। मगर मैं टेक्निकल मुद्दे पे बात करने में ज्यादा आजम जी आप जानते हो, आई बिलीव इन टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर मैं विश्वास रखता हूं। सर, ये जो इलेक्शन है ये मैजिकल फिगर्स का इलेक्शन है। 44 और 42 सीट्स के ऊपर ये पूरे जो है वोटिंग के ऊपर ये पूरा निर्णय होने वाला है। इसके अंदर जो है ये जो मैजिकल फिगर्स में नाम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकूंगा इतने बड़े चैनल के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। इनके जो सहयोगी दल है कांग्रेस, इसके जितने भी जो जिला अध्यक्ष है, लाइक पूना प्रेसिडेंट, बॉम्बे प्रेसिडेंट, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है।
महाराष्ट्र के अंदर हम तो चाहते हैं कि ये इनका पूरा कार्यकाल कंप्लीट करे, हम उनको यही दुआ देते हैं। हम जनता जनार्दन के सामने मतदान लेकर और हमारा पूरा मेजॉरिटी के साथ में हम आना चाहते हैं। मगर अगर ये जो कांग्रेस की जो पैतरे है, जो उनकी हाई कमांड की इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, मैंने ट्वीट भी किया था, अगर कांग्रेस इनसे सपोर्ट विड्रॉ करता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, मुझे आश्चर्य नहीं होने वाला है। इसका मेन कारण जो है, इनके साथ जो 3 इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसके अंदर जो एक बच्चू कडू है जिसको इन्होंने मंत्री पद भी दिया है, उन्होंने कहा वोटिंग के 5 मिनट पहले मैं मेरा डिसीजन डिक्लेयर करूंगा। इसका मतलब नहीं, अली दारूवाला तकरीबन आजाद जो एमएलए है उनको मिला के आपके पास 113 नंबर बताए जा रहे हैं। तीसरी सीट आप किस तरह से जीतेंगे? तकरीबन 12-13 सीटें जो है वो कम पड़ रही हैं, तो क्या कोई संपर्क में है आपके? बिल्कुल, ये जो सब बातें हैं ये इंटरनल पॉलिटिक्स की ऐसे ओपन चैनल पे डिस्कस नहीं होते, मगर जो हमारा जो कंफर्ट लेवल है, कहने के मतलब तीसरी सीट भी आप जीत सकते हैं क्या? सवाल ये है। हम लोग निश्चित बैठे सर। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप ट्रेंड फॉलो करेंगे आजम जी, ऑल इंडिया राइट फ्रॉम कृष्णा कन्याकुमारी टू कश्मीर, आप देखो तो यहाँ पर विक्टोरी और विक्ट्री और विक्टोरियस, ये 3 चीज जो ग्रीक वर्ड है, इसी के साथ में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत दादा पाटिल, ये सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री को हासिल करते जा रहे हैं। ये कोई चमत्कार या कुछ ऊपर से हुई हुई ये कुछ नहीं, क्या आकस्मिक चीज नहीं है। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी, ऑन द बेसिस ऑफ 2-2.5 साल के कोविड पीरियड के अंदर जो हमने काम किया, जो यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए हैं, वो लोगों ने आखिरी मानस तक देखा है। उसके वजह से वो जानते हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में जो मोदी जी की छवि है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम और जो डिलीवरी है, वो बेसिस पे हमें लोग वोट दे रहे, हमें वो चूज कर रहे और वो हमें पसंद कर रहे सर। और ये आने वाले इलेक्शन के अंदर भी मैं पूरे दावे के साथ, हम वापस मिलेंगे आजम जी, हम वापस मिलेंगे 8-10 दिन के अंदर, जब भी आप ये रिकॉर्डिंग बता सकते, हम लोग जो है हमारे पूरे सीट्स लेकर हम विक्टोरियस आने वाले हैं। और जो ये लोग भी इनकी कोशिश कर रहे हैं, हर पार्टी अपनी कोशिश करता है, हम उनको भी गुड विशेस देते हैं, मगर इनके एमएलए भी थोड़े तितर बितर हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में यू विल सी अ ड्रामेटिक चेंज इंडिया के अंदर, खास करके महाराष्ट्र में। आनंद जी हमारे साथ जुड़े। आनंद जी, क्या कुछ चेंज देखने को मिलेगा? और दूसरे जो अली जी कह रहे थे कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं या जो बीजेपी काम कर रही है उसको देखकर लोग वोट मांग रहे हैं, और जिस तरह से विक्ट्री हमारी हो रही है उससे साफ जाहिर है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, जिस तरह से कर्नाटक में सरकार बनाई, तो क्या ये नाम के हिसाब से मिल रहा है या काम के हिसाब से मिल रहा है? वाकई इस तरह की जीत हो रही है? बहुत, देखिए आजम जी, बहुत हंसी आती है। मैं तो सोचता था कि बीजेपी के 2-4 प्रवक्ता ही खाली टीवी पर गलत सही आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है सबके सभी वैसे। अब आप सोचिए कि 169 वोट्स महाविकास आघाड़ी की सरकार के पक्ष में है, जिसका सीधा आंकड़ा किसी भी गूगल मार लीजिए, टेलीविजन पे पूछ लीजिए, किसी आपके मीडिया सोर्स से पूछ लीजिए, बता देगा। और 113 जो है वो अपक्ष, मतलब जो सॉरी विपक्ष, जो बीजेपी के साथ, बीजेपी के पास। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आजम भाई, आपका इतना बड़ा राष्ट्रीय चैनल है, 169 एक तरफ हैं, 113 एक तरफ हैं, 113 वाला कह रहा है कि हम तीनों सीटें जीतेंगे, 169 वाले को कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी जिक्र किया है, कांग्रेस के जो लीडर नाराज है उसका भी इन्होंने जिक्र किया है। अरे भाई सुनिए तो पहले, मैं कहता हूं कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक नाराज हैं, बीजेपी के संपर्क में जो उनके सहयोगी हैं वो हमारे संपर्क में हैं, वो नाराज हैं। ये तो कहने की बातें हैं ना, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो वास्तविकता है उसको तो समझेंगे आप। जब टेक्निकल ग्राउंड पे 10 तारीख को मतदान हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा और एक ही जीतेगा एक ही हारेगा, तब क्या कहेंगे आप? मैं तो नहीं समझ पाता कि ठीक है अब 3-4 दिन है, बीजेपी कह रही हम जीतेंगे, हम कह रहे हैं हम जीतेंगे, इसका तो कोई अंत नहीं आजम भाई। लेकिन अगर टेक्निकल ग्राउंड पे आप जाते हैं और संख्या बल की बात करते हैं तो महाविकास का पलड़ा भारी है और हम उस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद लीड ले रहे हैं, शरद पवार साहब इसमें लीड ले रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिल्ली से मुंबई आ गए हैं। तो समन्वय तो देखिए, समन्वय कितना बढ़िया चल रहा है कि किसी को छोड़ा नहीं जा रहा कि नहीं यार कांग्रेस की भी सीट आनी चाहिए,
राष्ट्रवादी की भी आनी चाहिए, शिवसेना की भी, दोनों आनी चाहिए। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन है ये पचा नहीं पा रही कहीं ना कहीं बीजेपी, और उस चक्कर में अच्छा आनंद जी, समाजवादी और एमआईएम का क्या रुख है, क्या उनसे भी संपर्क में है आप लोग? बिल्कुल, देखिए समाजवादी के अबू भाई जो हैं वो जब इस सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी तो उन्होंने समर्थन दिया था, तब से वो साथ में ही है। ठीक है, वो कल टीवी पर कह रहे थे कि हम होटल में नहीं रुकेंगे। ठीक है, देखिए हर आदमी का अपना एक इच्छा होता है, उनकी इच्छा नहीं है कि वो हमारे साथ होटल में रुकें, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो हमारे को मतदान नहीं करेंगे। तो एक चीज हो गई। और एमआईएम ने अभी 2 घंटा पहले ओवैसी साहब ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी हमें प्रस्ताव देती है तो हम उस पर विचार करेंगे। तो देखिए राजनीति में कब कौन मित्र बनेगा, कब कौन शत्रु बनेगा, ये आप जानते हैं कि इसका कोई नियम नहीं है। ठीक है, अभी 3 दिन बचे हैं। अब इस 3 दिन में हम अपने लोगों को संभाल के रख लें, बीजेपी अपने लोगों को संभाल के रख ले। मतदान हो जाएगा, 10 तारीख को रिजल्ट बाहर आ जाएगा। उसके पहले हम जो भी बातें कर रहे हैं यह केवल एक आकलन है, अटकलें है। इसका कोई बहुत ज्यादा हम ज्योतिष नहीं है। हम तो यही कह सकते हैं कि हम महाविकास आघाड़ी की जो सभी सीटें हैं हम चुन कर आएंगे। वसीम नहीं, आपके पास आऊंगा आनंद जी, आपके पास आऊंगा। वसीम, एक चीज यहाँ पर ये देखने को आ रही है कि जिस तरह से अली दारूवाला ने कहा कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है वो सब नाराज चल रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को वहां से उम्मीदवार बनाया है, तो उसको लेकर भी कुछ नाराजगी, जो महाराष्ट्र यूनिट है कांग्रेस की, उसमें कुछ नाराजगी है कि एक बाहरी शख्स को लाके यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। तो क्या कांग्रेस के लिए कहीं कुछ मुश्किल पैदा हो सकती है वसीम? जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि इमरान प्रतापगढ़ी को यहाँ से उम्मीदवारी दी, इसके बाद जो कांग्रेस के कई नेता हैं वो बाकायदा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। कुछ ने तो खुलकर इस बात का जिक्र भी किया है, जैसे नगमा ने अपनी जो बातें ट्वीट के जरिए रखी और उसके बाद उस पर सफाई कांग्रेस के बड़े नेता दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस के विधायक नाराज़ होते हैं तो इसका असर सीधा महाविकास आघाड़ी के वोटों पर पड़ता है। कोशिश तो यही की जा रही है किसी भी हाल में जो उनके विधायक है, जिनकी संख्या है 44, वो सारे विधायक एकजुट हो और एक साथ ही पूरे इलेक्शंस की प्रक्रिया में सहभागी करें। और साथ ही जो उन्होंने महाविकास आघाड़ी को एक वादा किया था, खास करके शिवसेना को, कि जब ये तीनों ने मिलकर सरकार बनाई थी उस दौरान उन्होंने कई चुनाव को लेकर अपनी एक डिस्कशन किया था। उसके आधार पर इससे पहले जो कई चुनाव हुए उसमें एनसीपी के लोगों को समर्थन दिया गया था। तो इस बार जो बारी है शिवसेना की है, तो ये दोनों दलों ने ये बात को साफ जरूर किया है कि हम इस बार महाविकास आघाड़ी का जो भी उम्मीदवार होगा शिवसेना का, उन्हें हम अपना समर्थन देंगे। इसके बाद जो भी चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा उसे शिवसेना और एनसीपी को अपना समर्थन देना, इस तरह की इनकी आपसी डील है। लेकिन नाराजगी साफ तौर पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और जिस तरह से बीजेपी इस बात पर भी जोर दे रही है कि जो उनके सहयोगी दल है, खास अगर बात करें तो बहुजन विकास आघाड़ी के पास 3 नंबर्स हैं, उसे लेकर अगर महाविकास आघाड़ी के नेतागण उनसे मिलते हैं 3 से 4 घंटा चर्चा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो 3 वोट है उनको तक वहां तक मिले। तो वहीं पर गिरीश महाजन भी पहुंच जाते हैं बीजेपी का और वो भी इस बात का चर्चा करते हैं। तो कई ऐसे दल जो सहयोगी दल है, छोटे दल है, उनका भी नंबर्स काफ़ी अहम है, क्योंकि शिवसेना के पास 8 विधायकों का समर्थन है जो निर्दलीय है। लेकिन इसमें से 1-2 विधायक अगर यहाँ से वहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन अपने आप बिगड़ जाता है। महाविकास आघाड़ी का जो नंबर्स है वो 69, अगर ये पूरे नंबर्स एक साथ जाते हैं तो आसानी से उनके 4 उम्मीदवार जीत जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से एक पूरा दाव खेला है और जिस तरह से उन्होंने पूरी रणनीति तैयार की है और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल उनके जो सहयोगी दल है उन्होंने बैठकों का सिलसिला जारी किया, और ऐसे में जब महाविकास आघाड़ी का उन पर प्रस्ताव भी आता है तो मानने को तैयार नहीं होते और सेम ऑफर उन्हें दे देते। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के भी हौसले पूरी तरीके से बुलंद है। वो बात अलग है कि 10 तारीख को इस बात का जिक्र हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में दोनों ही दल एक दूसरे को कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अली दारूवाला की चीज ये जानना चाहूंगा कि तीसरी सीट के लिए आपको 12 से 13 सीटों की जरूरत होगी। उधर संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी लालच दे रही है एमएलएस को, ये इल्जाम लगाया आपके ऊपर। बिल्कुल, संजय राउत जी जो है वो जो लूज कैनन बोलते हैं, लूज कैनन, उनके वो स्टेटमेंट्स तो ये सब पूरा भारत देख चुका है। इनफैक्ट जो भी संजय राउत बोलते हैं उसका उल्टा होता है। मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ क्या उन्होंने हमें ये ऐसा आशीर्वाद दिया कि हम ये झूठ बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका उल्टा होने जाने वाला है। सर, एक जो ये जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है ना सर, ये जो फैक्ट फिगर्स एंड बैलेंसेस के ऊपर होता है सर। इसके अंदर जो बहुजन विकास आघाड़ी, राजू शेट्टी, बच्चू कडू, ये जितने इंडिपेंडेंट है,
ये जानते हैं अगर ये देश को सिर्फ ये लोकल लेवल पे नहीं, अगर इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के ऊपर अगर आगे लेके जाना है तो वहां पे सांसद भेजना जरूरी है। यहाँ पे सेंटिमेंट के हिसाब से काम नहीं होता। मैंने ये जो वर्ड यूज किया आपके सामने सेंटिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बात सुनेंगे, जनता भी अगर ये बात सुनेगी तो ये हंस हंस के पागल हो जाएगी। कल जब मातोश्री के ऊपर इनकी मीटिंग हो गई, जब इनके एमएलएस को बुलाया गया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी इनको संबोधित कर रहे थे। इनको संबोधित करते हुए जब एक उनके पेड़ से जब एक आम नीचे गिरा तो उन्होंने कहा कि ये देखो भगवान ने हमें आशीर्वाद भेज दिया और ये हमें एक संकेत है कि अभी हम जीतने वाले हैं। तो ये सारे आम गिरने से और बिजली चमकने से कोई इलेक्शन जीतता नहीं है। इनके भाषण से किसी का पेट भरता नहीं है। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो आज जीडीपी इंडिया का 8.7 2.5 साल के कोरोना के बाद, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जो हम लोग ने यहाँ पे दर्ज किया है, ऑडिटेड फिगर्स जो लोगों के सामने आए हैं, जीएसटी कलेक्शन जो ऑल टाइम रिकॉर्ड सरपास कर चुका है। ये व्यक्ति जो पेट्रोल डीजल का रेट कम करने से मना कर रहे थे कि जीएसटी का परतावा नहीं आया, इन्हें अगस्त तक के जीएसटी का हमने रिटर्न्स दे चुका है। इसके बावजूद महाविकास आघाड़ी जो जनता को यहाँ पे रिलीफ नहीं दे रही है, ये आपको इलेक्शन में दिखेगा। पॉइंट नंबर 2, ये जो भी हो रहा है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 रुपए पेट्रोल में ये महीने में और गए नवंबर में जो 22 रुपए जो कम किया, आज इंटरनेशनल मार्केट में सर 116 रुपए प्रति डॉलर पेट्रोल लेने के बावजूद ऑयल कंपनी यहाँ पे रेट नहीं बढ़ा पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन कर रहा है। क्या महंगाई को और इसको नियंत्रण में लाने के लिए यहाँ पे पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है, जैसा यहाँ महाविकास आघाड़ी में नहीं दिखता है हमें। हम इनसे प्रार्थना करते हैं आप कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स जमीनी पेट्रोल के रेट कम करने से इस इलेक्शन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। आनंद दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगा कि कहा जा रहा है कि फडणवीस चैन से सो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस और शिवसेना जो है वो परेशान है, बेचैन हो रही है। फडणवीस जी को कोरोना हुआ है, उनके उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। मैं हैरान हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता बात को कहां से कहां ले जाते हैं। अब आप बताइए कि राज्य के राज्यसभा के चुनाव को इंटरनेशनल लेवल से जोड़, पेट्रोल से जोड़ दिया, और पेट्रोल से, महंगाई से, मतलब यार कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब 3 दिन बचे हैं। मैं पहले ही आपसे आजम भाई कहा हूं कि हम ज्योतिष नहीं है, इस पे बहुत सारे तर्क वितर्क, अटकलें, अनुमान, आंकलन, इनका दौर चलता रहेगा। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यह वोटिंग ओपन मतदान है। ओपन मतदान में कोई भी विधायक अपनी छवि खराब करने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसे अपने मतदार संघ में वापस भी जाना होता है। तो जो जिस दल से संबंध रखता है वो उस दल का व्हीप मानता है, वो उस दल का आदेश मानता है। अगर उस दल के मुखिया ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी को उम्मीदवारों को ही आपको वोट देना है तो उन्हीं को ही देते हैं। अब इसमें बात फंसती है कि जो अपक्ष हैं और जो सहयोगी दल हैं, क्या वो क्रॉस वोटिंग करेंगे? तो ये असंभव है। ये असंभव है आजम भाई। उसका कारण बताता हूं कि पिछले 2.5 वर्षों में सभी को साथ में लेके चलने की कोशिश की गई है। मैंने पहले ही कहा कि जो वसई विकास आघाड़ी है, उनके जो 3 वोट्स हैं, उन्होंने भी हमारे सरकार को समर्थन दिया हुआ है पिछले 2.5 वर्षों से। ठीक है, अगर उनको कोई बीजेपी का नेता मिलने जाएगा वो उसे भगा नहीं देंगे, वो जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र प्रक्रिया में हम है। आइए, सभी का स्वागत है, सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन मतदान देने की एक प्रक्रिया होती है। अगर मुख्यमंत्री जी, शरद पवार जी, बाला साहब थोराट जी, खड़गे जी सब बैठ के आपस में प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके जो मित्र पक्ष हैं या उनके जो पार्टी के विधायक हैं वो अमूमन उन्हीं की बात सुनते हैं। और देखिए, बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है। बीजेपी कुछ न कुछ करना चाह रही है, हाथ पैर मार रही है, लेकिन संख्या बल नहीं है। हमारे पास कम से कम वो स्थिति नहीं है, हाथ पैर मारना, हमें कोई हाथ पैर नहीं मारना पड़ रहा। हमारे पास संख्या बल है, हम सिर्फ सबको एक ट्रेनिंग देने की कोशिश कि भाई सबको इकट्ठा रखा जाए, समेट के रखना चाह रहे। चलिए अली जी, अली जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, रिएक्शन देना चाह रहे थे। सर, इनके संख्या बल में मैं इनको तिवारी जी को एक याद दिलाना चाहता हूं कि ऑलरेडी 3 एमएलए का वोट कम हो चुका है। इसके बारे में अगर ये थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो जनता को समझ में आएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अनिल देशमुख, नवाब मलिक
और अभी आजकल में चार्जशीट अनिल परब के ऊपर भी दाखिल होने वाली है। ये 3 लोग अभी वोट नहीं दे सकते। किशोर तिवारी जी, आप जरा इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, ये जो 3 वोट आपके कब की खबर है? ये कब हुआ एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली जो लेटर लिखा है, जो अंदर जो ईडी को इस पे जवाब देना था, क्या जवाब दे दिया ईडी ने? आजम जी 8 तारीख को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई पेंडिंग है। बिल्कुल, इसीलिए पूछा था, ईडी को जवाब दाखिल करना था इसमें। ये 7 तारीख को हमें ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो अरे यार मतलब क्या, प्लीज आजम भाई बोलिए। चलिए वसीम आपके पास आऊंगा कि आजाद एमएलए क्या खेल बिगाड़ सकते हैं? जिस तरह से अगाड़ी हुकूमत से कुछ एमएलए नाराज भी हैं, तो क्या जो आजाद एमएलए हैं क्या कुछ खेल बिगाड़ सकते हैं सरकार का? जी ज़रूर। जिस तरह से देखा गया, ये पूरा जो चुनाव है, ये आज़ाद जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उनका काफ़ी अहम रोल होगा, क्योंकि जो एमएलएज हैं वो किस तरफ जाते हैं काफ़ी मायने रखता है। अगर ये 8 विधायक जो इंडिपेंडेंट हैं, अगर वो बीजेपी की तरफ रुख कर लेते हैं, तो ये इसका सीधा असर कहीं ना कहीं बाकायदा इन पे महाविकास अघाड़ी सरकार में पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 113 के करीब है और 2 सीटें इनकी बड़ी आसानी से बीजेपी की निकल रही है। 42 वोट चाहिए, तो 84 नंबर्स निकलने के बाद कम से कम 20 से 25 वोट के करीब इनके पास एक्स्ट्रा बचते हैं। और जो नंबर्स इन्हें जुटाना, अगर इंडिपेंडेंट्स यहाँ पे जाते हैं तो काफ़ी न कभी अहम होगा। और साथ ही जिस तरह से एमआईएम जैसे पार्टियां अगर अपने वोटिंग से दूर रखती हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं असर साफ तौर पे दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी की भूमिका अगर होती है, अगर वो वोटिंग में शामिल नहीं होते, अगर वो वोटिंग से बाहर रहते हैं, तो भी इसका असर साफ तौर पे महाविकास अघाड़ी पर ही सरकार पर साफ तौर पे दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका भी, अली दारूवाला आपका भी, और आनंद दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।